हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज डेट है 28 अगस्त 2020 और आज अपन बात करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स की, जो कि बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल अपन देखेंगे वेट डाउन द वेजेस। जो अभी माइग्रेशन हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है शहरों से गाँवों की तरफ, वो कितना सस्टेनेबल है, और उसके पीछे अगर सिटीज़ में फिर से एक तरीके से रिवाइवल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो उसका इम्पैक्ट किया जाएगा। और क्या वाकई में जो प्रॉब्लम रहेगी अपकमिंग टाइम्स में, वो शॉर्टेज ऑफ जॉब की रहेगी या वेजेस की कमी की रहेगी, तो ये अपन यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल में। दूसरा आर्टिकल अपन देखेंगे टेमिंग द ड्रैगन। चाइना को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, जो अभी चाइना अपनी मनमानी कर रहा है ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। अभी तक भी बॉर्डर इशू को सेटल डाउन नहीं किया जा पा रहा है, तो उसमें यहाँ पर राइटर कुछ सजेशन देते हैं, क्योंकि आइडिया पेज से है तो यहाँ पर अपने को कुछ सजेशंस मिलेंगे क्या क्या किया जा सकता है। तो ये आंसर राइटिंग में और आपके इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा आर्टिकल अपन डिस्कस करेंगे होम एंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं, उनके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। जबकि इंडिया में जो अभी NIRF जो सिस्टम शुरू किया है MHRD ने, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है नाम बदल के, तो उसमें और इंटरनेशनल लेवल जो स्टैंडर्ड फिक्स किए हुए हैं उनमें डिफरेंस क्या है। और एक वही बात कि वन साइज नेवर फिट्स ऑल, कैन नॉट बी फिक्स्ड ऑल साइजेस, ठीक है। तो उस चीज़ में अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल के जो पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्टली किसी भी कंट्री में एज इट इज़ अप्लाई नहीं हो सकते। तो वो चीज़ें अपन देखेंगे एजुकेशन सिस्टम के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल अपना वेट डाउन बाय वेजेस। ये आर्टिकल लिखा है प्रांजुल भंडारी ने। देखो, अभी पेंडेमिक की वजह से लगभग 30 मिलियन माइग्रेंट्स जो थे वो अपने गाँव की तरफ लौट गए हैं। अब सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या वो सिटीज़ की तरफ वापस आएंगे अपनी जॉब्स को ग्रैब करने के लिए। तो साथ में एक चीज़ और ये है कि वेजेस के साथ में क्या होगा, क्या उनको जो वेजेस मिलते थे वो प्री पेंडेमिक टाइम के इक्वलेंट या उससे कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे। ये दो सवाल बड़े निकल के आ रहे हैं। लगभग 60% जो आउट माइग्रेशन होता है रूरल रीजन से, वो इस एस्पिरेशन के साथ में निकलते हैं वो 60% लोग कि हमें गाँव में जितनी इनकम होती है उसका लगभग 2.5 गुना इनकम हम शहरों में कर पाएंगे। तो इस वजह से वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जब तक कि रूरल वेजेस इंक्रीज ना होते हैं तब तक वो शहरों में आके रहना पसंद करते हैं। कि टारगेट क्या है कि शहरों में, रूरल एरियाज में अगर 10 रुपए उनको डेली के मिलते हैं तो टारगेट रहता है कि हमें कम से कम 25 रुपए तो शहरों में मिलेंगे उसी काम के लिए या उसी एफर्ट के लिए। तो ये एस्पिरेशन रहती है जो माइग्रेट करके आते हैं रूरल रीजन से अर्बन रीजन्स में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्या विलेज इनकम जो है वो राइज होगी। ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। क्यों? उसके लिए आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। ये बात सही है कि अभी रूरल रिकवरी के लिए बहुत एक्साइटमेंट देखा जा रहा है, जिसके पीछे गवर्नमेंट ने भी स्टिमुलस दिया है। मॉनसून भी अच्छे सिग्नल है, मॉनसून भी अच्छा जा रहा है। और जो इस सीज़न का जो क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप है वो भी अच्छे फेज में, अच्छे पेस में जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं जो कंट्री साइड में एक रिकवरी देखी जा रही है वो सिटीज़ में देखी नहीं जा रही है। क्योंकि सिटीज़ में क्या है, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का ज़्यादा स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्योंकि सिटीज़ ही तो मेन हॉटस्पॉट रही हैं। तो इस वजह से सिटीज़ में, और आर्टिकल्स अपन ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे हैं इसके बारे में, न्यूज़ भी आर्टिकल्स भी, तो सिटीज़ में ज़्यादा इम्पैक्ट आया है लॉकडाउन का बजाय कि कंट्री साइड मतलब रूरल रीजन में। तो ये जो ऑप्टिमिज्म है जिसमें ये दिमाग लगाया जा रहा है या फिर ये परसेप्शन आ रहा है कि रूरल रिकवरी बेटर है और ये लॉन्ग लास्ट रहेगी, ये कहीं ना कहीं शॉर्ट लिव्ड है अकॉर्डिंग टू द राइटर। क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग तो तब हो पाएगी जब रूरल वेजेस हैं वो क्या रहते हैं। अगर रूरल वेजेस ज़्यादा होते हैं तब तो देखो लोग वहाँ पर रुकें, क्योंकि अल्टीमेटली एस्पिरेशन सबकी क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें और उससे अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपलिफ्ट किया जा सके। बट अगर रूरल वेजेस में ही कहीं प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे एक सवाल उठता है। यहाँ पर राइटर
तीन सवाल उठाते हैं, 3 पॉइंट्स राइज करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है नरेगा, उसके वेजेस इंक्रीज किए हैं, उसमें आउटले भी ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से इस स्कीम की तरफ डिमांड भी इंक्रीज हुई है, मतलब सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, जॉब सप्लाई भी। बट जैसे ही ये सारे लोग माइग्रेंट्स रिवर्स कर गए, अपने गाँव की तरफ चले गए, तो जॉब की डिमांड तो ज़्यादा हो गई, बट सप्लाई वहाँ पर अभी भी कम दिखाई दे रही है। और रही सही में जो वेजेस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो एक तो ये रीज़न आता है कि वेजेस कम है, दूसरा सप्लाई जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से फुलफिल करने की कोशिश की रूरल रीजन में, तो वो भी कहीं ना कहीं इनएडिक्वेट दिखाई जा रही है। दूसरा, सिटीज़ में या फिर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल है। कैसे? क्योंकि जो रूरल इंडियन हैं जिनके पास में खुद की ज़मीन नहीं होती, वो सिटीज़ में आकर के बिल्डिंग लेबरर्स बनते हैं, यहाँ पर आके पलदार की तरह, या फिर वेट लिफ्टर, या फिर जो सप्लाई करते हैं माल का कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, वो काम किया करते हैं। तो आज के टाइम पे अगर देखें तो 70% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी डेवलपर्स के द्वारा, जिसको फंडिंग मिलती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज से। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? एनबीएफसीज तो खुद फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं। अब अगर वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही हैं, तो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डेवलपर्स के पास में पैसा नहीं आएगा, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी कहीं ना कहीं रुक रही हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जब तक ये लैंडिंग जो है, जो पैसा इनको मिलता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, वो अगर नहीं मिलेगा, स्टार्ट नहीं होगा, नॉर्मलाइज नहीं होगी इसकी कंडीशन, तब तक ये जो आप फेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डाउन दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हो गया कि रूरल वेजेस जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि जब तक वही बात 2.5 गुना के लिए एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, अब इंक्रीज नहीं हो रही है अगर उनकी इनकम्स, तो वो गाँव में क्या भेज पाएंगे? कुछ नहीं भेज पाएंगे। तो वो एक इश्यू अपने आप में उठ के आ रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट राइटर यहाँ पे राइज करना चाह रहे हैं वो है कि डेट लेवल, क्योंकि अभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो किसान हैं बड़े बड़े जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, वो क्या करते हैं? उधार लेते हैं। उधार लेने के बाद में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जब मार्केट में जाता है तो वहाँ पर उसको एडिक्वेट प्राइस ही नहीं मिल पाती। तो इस वजह से बोरोइंग तो लगातार बढ़ती जा रही है, बट इन्फ्लेशन जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है जितना मार्जिन इन को मिलना चाहिए, जो फार्मर्स हैं, लैंड ऑनर्स हैं, उनको उतना मार्जिन नहीं मिल पा रहा है। तो वो कैसे अपने यहाँ पर जो पीजेंट्स काम करते हैं, जो फार्म लेबर्स काम करते हैं, उनको अच्छा पेमेंट दे पाएंगे? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है कि वो ये जो इनडेटेडनेस इंक्रीज हो रही है, उनकी उधारी बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो पेमेंट करते हैं, हाई वेजेस पे करते हैं फार्म लेबर्स को, वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी ये निकल के आ रही है कि रूरल वेजेस जो हैं वो केवल टेम्परेरी ही अपने को दिखाई दे रहे हैं, कि वो कहीं ना कहीं रिटेन कर पाएंगे लोगों को अपने यहाँ पर। तो इस करंट सीजन को केवल देखें जिसमें सोविंग हो चुकी है, ये ही कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड दिखाता है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, मॉनसून अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बुआई हो जाएगी, तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये केवल सीजनली तो हो सकता है। ये सस्टेनेबिलिटी अपन कैसे इंश्योर कर सकते हैं? क्योंकि लोगों की अल्टीमेटली एस्पिरेशन तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करनी है लेबर्स की, तो वो सिटीज़ की तरफ अच्छी जॉब के लिए, बेटर पेड जॉब्स के लिए फिर से आ सकते हैं। तो ये एक चांस लगातार बना रहता है। तो इस तरीके से जो रिटर्न होंगे अर्बन इंडिया की तरफ, क्या वो वाकई में होंगे या नहीं होंगे? सवाल अब ये उठता है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अप्रैल में सबसे ज़्यादा देखी गई थी, मतलब अप्रैल में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देखा गया। तो क्या अचानक से लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ था मार्च एंड में, तो इस वजह से फिर धीरे धीरे जैसे ही अनलॉक किया गया है और अदर एक्टिविटीज़ अपने ट्रैक पे आ चुकी हैं, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो धीरे धीरे घट रही है। और ये ट्रेंड देखा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो दूसरे स्टेट से आने वाले माइग्रेंट्स हैं,
उनका नंबर आप देखोगे तो 15,500 माइग्रेंट्स पर डे एक एस्टिमेट बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो लोग रिवर्स माइग्रेट करके गए थे अर्बन एरियाज से रूरल एरियाज में, वो फिर से सिटीज़ में आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। साथ में जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा कि जो लोग लेबर्स अपने काम को छोड़ करके अपने गाँव में फिर से जाना चाहते हैं लॉकडाउन के ड्यूरिंग, तो उनकी भी सर्विसेज में आप देखोगे तो वहाँ पर भी वो खाली ही चल रही हैं, वो ट्रेन्स ड्राई अप हो चुकी हैं, जो कि अर्ली जून के टाइम पे बिल्कुल ड्राई अप देखी गई, जो कि पीकिंग थी मई में बहुत ज़्यादा लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे थे, जो कि जून में आते आते बिल्कुल बॉटम टच हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो माइग्रेंट्स जो है वो फिर से सिटीज़ में आ रहे हैं, ये ट्रेंड देखा जा रहा है। इस तरीके से राइटर आगे ये बताना चाह रहे हैं कि यहां पर जो सप्लाई साइड डिसरप्शन था वो कहीं ना कहीं रिवर्स माइग्रेशन का कारण बना। और अब अगर अपन देखें तो करंट एग्रीकल्चर सोइंग सीजन जैसे ही ओवर होगी, और आने वाले टाइम पे एक ये भी डर है लगातार कि पेंडेमिक भी क्या है लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो जो सिचुएशन अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन का बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा रूरल वर्कर्स हैं वो फिर से अर्बन एरियाज में आना चाहते हैं और आ सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि वेजेस रूरल एरियाज में कम हैं। तो अभी जो प्रॉब्लम आएगी वो उनको सिटीज़ में भी जो चैलेंज देखना पड़ेगा वो रहेगा वेजेस का ही, क्योंकि यहाँ पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो नहीं रही है। तो सप्लाई साइड में अगर जॉब की बात करोगे तो जॉब तो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, पर उनके वेजेस वाला जो सवाल है वो अभी भी वैसा का वैसा इंटैक्ट बना रहने के स्कोप बने रहते हैं। तो यहाँ पर 3 रीज़न बताते हैं कि कैसे वेजेस कम रहेंगे, किस वजह से, और क्या वजह रहेगी कि प्री पैंडेमिक जो वर्ल्ड था जिस टाइम पे वेजेस हुआ करते थे उससे बहुत कम वेजेस रहने के चांसेस हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो जॉब प्रॉब्लम से ज़्यादा वेज प्रॉब्लम देखी जा रही है इंडिया में। रूरल एरिया की अपन ने देख ली बात, अब देखते हैं अर्बन एरियाज में या ओवरऑल हॉलिस्टिकल अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें तो। पहला एक स्टडी बताते हैं कि डिमोनेटाइजेशन जब किया गया था तो बहुत से लोगों को जॉब खोनी पड़ी थी, तो फिर धीरे धीरे जॉब गेन होना ग्रेजुअली उनके हाथ में आना शुरू हो गई थी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। और साथ में रूरल एरियाज में जो आज ट्रेंड देख रहे हैं सिमिलर ट्रेंड ही उस टाइम पे देखा गया था कि लोग रूरल एरियाज की तरफ चले गए थे, बट फिर से वो क्या हुआ अर्बन एरियाज की तरफ आए और धीरे धीरे उनको जॉब मिलनी शुरू हो गई। बट प्रॉब्लम क्या बनी रही, लोअर वेजेस। तो कहने का मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट तो इंक्रीज हुई उस टाइम पे और वेजेस उस टाइम पे डिक्लाइन करते गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो धीरे धीरे कम हुई थी उस टाइम पे और रूरल एरियाज ने उस टाइम पे एब्जॉर्ब किया था। बट अल्टीमेटली आप देखोगे तो अर्बन एरियाज में 40% तक वेजेस जो है वो रिड्यूस हो गए थे। तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में बहुत ही ग्रिम सिचुएशन शो करती है कि किस तरीके से चैलेंज जो रहेगा वो वेजेस के फॉर्म में रहेगा, ना कि ज़्यादा फॉर्म में कि हाँ शॉर्टेज ऑफ जॉब्स रहेगी। तो सेम पिक्चर आज के टाइम पे देखा जा सकता है। हमें कहीं ना कहीं लेबर मार्केट के इम्प्रूवमेंट को भी अपन ने नोटिस किया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच में लेबर मार्केट भी अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो रूरल जॉब्स जो हैं वो तो केवल सीजनली तो हैं, अल्टीमेटली आना शुरू। अब महाराष्ट्र का जो केस देखा उसमें तो अपन ने देखा भी है कि जो माइग्रेंट्स हैं फिर से आना शुरू हो चुके हैं जो गांव में चले गए थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये निकल के आता है लो वेजेस वाला, जो कि अपन केस कंपेयर कर सकते हैं डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे जो हुआ था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ पेंडेमिक लेबर मार्केट वीकनेस भी अभी क्या चल रहा है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं तो कम से कम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे लॉकडाउन इम्पोज किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जॉब लॉसेस भी कंटिन्यू बनते जा रहे हैं और वेजेस भी कंटिन्यू डाउन होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ अगर कंटिन्यू बनी रहती है आने वाले टाइम पे भी तो उससे तो अर्बन रीजन में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाएगी, कमी बनी रहेगी। कारण कि अर्बन रीजन में देखो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा
डोमिनेट करता है। तो सर्विस सेक्टर की इंडिया की बात की जाए तो रेस्टोरेंट, अकोमोडेशन या इनसे रिलेटेड जो एंटरटेनमेंट रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो तो सारी की सारी अभी भी रिकवर नहीं हो पाई है। तो ये भी तो एक चैलेंज है सामने। तीसरा फिर पॉइंट यहां पे राइटर ये बताते हैं कि रूरल और अर्बन दोनों रीजन्स में जो वेजेस हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है। और इकोनॉमिक ग्रोथ तो भाई अभी जो एक तरीके से प्रेडिक्शंस लगाई जा रही हैं वो तो ये बताई जा रही है कि पोस्ट पेंडेमिक इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 1% से डिक्लाइन करेगी और लगभग 5% तक की रहेगी। तो ये भी तो एक ठीक बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम पे अगर कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है तो देखो बैंकिंग सेक्टर का बहुत स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोन लेकर के फिर बाद में आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करते हो, एंटरप्रेन्योर्स को नया स्कोप मिलता है, इनोवेटर्स को स्टार्टअप स्टैब्लिश करने का मौका मिलता है, वो सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर पर डिपेंड करता है। अब भाई बैंकिंग सेक्टर तो ऑलरेडी बर्डनड है, क्योंकि बैड लोन लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग जिन्होंने लोन पहले लिया हुआ था वो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग सेक्टर जो की ड्राइवर होता है, जो पोटेंशियल ग्रोथ को अचीव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ही कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में और प्रॉब्लम है। तो की टेक अवेज क्या हो सकते हैं, क्या इसकी सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं? तो सबसे पहली चीज, जो हमारा डर था कि लेबर लेड जो सप्लाई डिसरप्शन है वो ज़्यादा लंबा नहीं चले, क्योंकि वीक वेजेस जो हैं इसकी वजह से डिमांड कम है। सीधी सी बात है, अगर वेजेस ज़्यादा नहीं होंगे तो लोग नौकरी करने क्यों आएंगे शहरों में? तो इस चीज़ को ऑफसेट करने के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल को सेट करने के लिए पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे बताया जा रहा है कि आपको कैपिटल को अलोकेट एफिशिएंटली करना पड़ेगा, जिससे कि इंडिया की जो सेविंग्स है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू टैक्सेस का ही तो है, तो जो टैक्सिंग या फिर जो इंडिया की सेविंग्स है उसको एक प्रॉपर वे में, मोस्ट प्रोडक्टिव वे में एम्प्लॉय किया जा सके। और जब प्रोडक्टिव सेक्टर्स में प्रोडक्टिव वे में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी तो उसी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट आएगा। और हमें यह भी पता है कि इन्वेस्टमेंट ही एक रास्ता है जिससे कि हम इकोनॉमिक कैपेसिटीज को एनहेंस कर सकते हैं और वेल पेड जॉब्स अवेल करा सकते हैं लोगों के लिए। तो पहली चीज, गवर्नमेंट को खुद को इन्वेस्ट करना चाहिए और सही जगह पे, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और साथ में वहां पे इन्वेस्टमेंट आए तो लोगों को जॉब मिले। फिर इसके साथ में कोविड-19 के बैकड्रॉप्स की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ को अगर इंश्योर करना है तो उसके लिए हमें कैपिटल रीअलोकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब कैपिटल रीअलोकेशन का मतलब कि जिन सेक्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है वहां से तो निकालो पैसा और वहां पर लगाओ जो सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैपिटल रीअलोकेट भी करने की जरूरत है। तो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में और रीअलोकेट करो। और इसके लिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसमें जो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहां पर उनके जो भी एसेट्स हैं उनको डाइल्यूट करें और उसके बाद में जो पैसा निकले उस पैसे को फिर प्रोडक्टिव वे में और या फिर जो सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जा सके। ये अपने आप में की स्टेप हो सकता है। इसके अलावा बैंकों की हालत है वो हमें और अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक ही तो लोन अवेल करेंगे और उन्हीं लोनों की वजह से फिर कैपिटल स्टैब्लिशमेंट होगी, तभी तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। बट अभी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, उसकी वजह से बैंक भी कहीं ना कहीं थ्रेटन्ड हैं। और अभी जैसे कल की रिपोर्ट बताता हूं मैं आपको कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तो अपनी खुद की जो नॉर्म्स हैं लोन जो देते हैं वो टाइटन कर दिए हैं। तो यहां पर हमें 5 Rs की पॉलिसी पे ध्यान देना पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर के लिए। कौन सी? रिकॉग्नाइज करो कि कौन से एसेट्स या कौन सी कंपनीज, कौन से सेक्टर्स परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं और कौन से परफॉर्म अच्छे नहीं कर रहे। दूसरा, उनको रीस्ट्रक्चर करो। फिर बाद में रीस्ट्रक्चरिंग करने के बाद में आप रिजोल्यूशन लेके आओ, रिजॉल्व करो कि कौन सी चीज पे हमें आगे चलना है, कौन सी पे नहीं चलना। फिर उनको रिकैपिटलाइज करो। रिकैपिटलाइजेशन का अपन ने यहाँ पे प्रोसेस पूरा देखा। रीअलोकेट करो एक तरीके से। और फिर बाद में जहां जहां पर भी अच्छे परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स में अगर कुछ कमियां हैं तो उनमें रिफॉर्म्स लेकर के आओ। तो ऐसे करके हम बैंकिंग सेक्टर को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं।
तो कहने का मतलब इतना सही है, सारी बातों को अगर अपन समअप करें तो सप्लाई साइड का जो डिसरप्शन है जो कि रिवर्स माइग्रेशन की वजह से देखा गया था, वो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। लोग गाँव में नहीं टिकेंगे, रीज़न बीइंग कि वहाँ पर वेजेस ऑलरेडी कम है, तो लोअर वेज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमें पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर कर सकें और लोगों के लाइवलीहुड को भी एक डिग्निफाइड वे में इंश्योर कर सकें। ठीक है, तो ये पहला आर्टिकल अपना कंप्लीट होता है। सेकंड आर्टिकल अपन बात करते हैं टेमिंग द ड्रैगन। ये आर्टिकल लिखा है मीरा शंकर और अजय शंकर ने। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। देखो, जब गलवान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में, तो इंडियन सोल्जर्स की डेथ गई, तो उसने अपने आप में पूरे इंडिया में एक वेव लेके आ गई, वो पूरा इवेंट, कि चाइनीज़ गुड्स को हम बाइकआउट करेंगे। इसके लिए काउंटर व्यूज़ ये आए कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो आज चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर चाइना से इंपोर्ट हम रोक देंगे तो हमें डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। जिसमें मेनली जो बात की जाए तो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, जहां पर चाइना एक लीडिंग रोल प्ले करता है। पर अगर हमें वाकई में कुछ करना है तो हमें एक नेशनल विल रखनी पड़ेगी, हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा कि कैसे भी करके हमें चाइना पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी है और साथ में हमारी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करनी है। तो हमें बहुत स्ट्रांगली कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि जो स्टैंड ऑफ हुआ है, उस स्टैंड ऑफ का अभी तक भी पूरा रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि ऑनगोइंग टॉक्स जो हैं उसमें चाइना कहीं ना कहीं रिजिड दिखा रहा है ये कि वो विड्रॉ 100% नहीं करेगा। स्टेटस को जो पहले अप्रैल से पहले जब ये जो एक एग्रेशन दिखाया था चाइना ने, वो फिर से उसी जगह पे पहुंच जाए, इसके चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अभी भी कुछ रीजन्स को सब्सटेंशियली वहां पर ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहा है चाइना। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगातार चल रहे हैं रीस्टोर करने के लिए, और मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी गई है, पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं एक डिप्लीटिंग ऑप्शन है। आप केवल डेटरेंस क्रिएट कर सकते हो, प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हो सामने वाली पार्टी के लिए। तो यहां पर इंडिया के ऊपर एक कहीं ना कहीं प्रेशर सा दिख रहा है कि वो स्टेटस को एक्सेप्ट करे या फिर वेट करे कि कोई आगे आने वाले टाइम पे सब्सिक्वेंट मूव्स ऐसे लिए जाएं जिससे कि चाइना के साथ में अनसेटल्ड बॉर्डर को सेटल आउट किया जा सके। अभी तक क्या है, पिछले 3 दशकों में इंडिया ने उन सभी एग्रीमेंट्स को एग्री किया है जिन एग्रीमेंट्स के बेसिस पे चाइना ने लूप होल्स ढूंढे उन एग्रीमेंट्स में, और हमेशा से बॉर्डर पे इंसिडेंट्स करता रहा, अपनी एग्रेशन दिखाता रहा है, और जिसकी वजह से हर बार नई कैजुअलिटीज़ को देखना पड़ता है इंडिया को, जिसमें कि अभी गलवान वैली में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारे सोल्जर्स की जान गई। तो हमें कहीं ना कहीं इन सारे एग्रीमेंट्स को रिव्यू करने की ज़रूरत है, चाइना के साथ में सीरियसली नेगोशिएट करने की ज़रूरत है कि भाई जब तक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं होता है, बाउंड्री एग्रीमेंट साइन नहीं होता है, हम आपके साथ में मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज नहीं करेंगे। इंडियन मार्केट जो है वो वर्ल्ड में बहुत बड़ी मार्केट्स में से कंसिडर होता है, और उसके पोटेंशियल को अगर देखें तो वो अपने आप में एक लेवरेज देता है इंडिया को कि भाई आप अपनी ज़रूरतों को फुली एक्सप्लोर करो जब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात आए तब भी। आज इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए इंडियंस को, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को और फर्म्स को बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ सकता है, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पेमेंट मतलब हाई प्राइसेस पे करनी पड़ेगी। और इस पीरियड को हम बोल सकते हैं एडजस्टमेंट पीरियड, कि भाई एडजस्ट करो, चाइना को हटा करके कहीं और से आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करो, लोकल मैन्युफैक्चरर्स को आगे आना चाहिए। तो वो चीज़ें जो है उसके लिए हमें कहीं ना कहीं हाई प्राइसेस पे करनी पड़ सकती हैं। हमें चाइना को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करने की ज़रूरत है कि हमारी बॉटम लाइन जो है, कहने का मतलब हमारी जो ज़रूरतें हैं वो तभी हम फुलफिल करेंगे, चाइना से तभी हम कॉम्प्लीमेंट करने देंगे जब म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी बॉर्डर सेटलमेंट एग्रीमेंट ना साइन हो जाए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं श्रिंक भी करेगा,
और मार्केट जब श्रिंक करेगा और चाइनीज़ इंपोर्ट हम मिनिमम कर देंगे तो चाइना की मार्केट पर भी इम्पैक्ट जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि चाइना का जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को असर्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर चाइना से हम कोई सोलर पैनल इंपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो 3,000 रुपये का पड़ता है एक कंज्यूमर को, तो दूसरी तरफ अगर लोकल प्रोडक्शन हो रहा है उसी सोलर पैनल का उन्हीं पैरामीटर्स बेस्ड, तो वो 4,000 का पड़े तो वो चाइनीज़ वाले को इंपोर्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना का हमेशा से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहने की वजह से ये ग्लोबल सप्लाई चेन में अपने आप को ज़्यादा स्टेक्स पे रखता है। और इस चीज़ को इंश्योर करना कि चाइना का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब तक ही तो बना रहेगा जब तक कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट बनी रहेगी। तो अगर चाइनीज़ इंपोर्ट को हम रोकें और इंडिया को हम एक कहते हैं ना सेल्फ सफिशिएंट बनाएं, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है चाइना के लिए। क्योंकि वॉल्यूम्स की बात की जाए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है कि जब आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो तो फॉर एग्जांपल 100 रुपये लगते हैं, और ऐसे ही आप 2 प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको ये 150 रुपये में काम हो जाता है, तो 50 रुपये का बेनिफिट हो गया ना अगर पर पीस देखा जाए तो ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। तो इसमें और वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो इंडिया अपने आप में इन सारी चीज़ों में चाइना को डिक्लाइन कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बस उनको एक डायरेक्शनल वे में प्रॉपर वे में हार्नेस करने की ज़रूरत है। तो हमारा इनिशियल फोकस क्या होना चाहिए कि जो आइटम मेड इन चाइना है उनको अपन मेड इन इंडिया करें। जो इंडिया से हम चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसको हमें डिक्लाइन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आरबीआई का खुद का टारगेट है कि भाई जो एप्रिसिएशन हो रहा है रुपी का, रियल एक्सचेंज एप्रिसिएशन हो रहा है, उसको भी हम रिड्यूस करें, क्योंकि एप्रिशिएट जब रुपीज़ होता है तो देखो एक्सपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से एक्सपोर्ट भी हमारा इंक्रीज होगा। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ इंक्रीज कर दें, या फिर जो चाइना से इंपोर्ट आ रहा है उसको कैसे भी करके रोकें। तो हमें लगभग 10% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज जितना करते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट पे, कि कैसे भी करके चाइनीज़ प्रोडक्ट को रोक दें, उनको महंगा बना दें, तो वो चीज़ भी अचीव हो जाएगी। और आरबीआई का जो टारगेट है रियल एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट होने से रोकना, तो दोनों चीज़ें एक साथ अचीव हो सकती हैं। तो इसलिए हमें सेलेक्टिव इंपोजिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें कि चाइनीज स्पेसिफिक सेफगार्ड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, चाहे वो टैरिफ बेस्ड हो या फिर नॉन टैरिफ बेस्ड बैरियर्स लगाने पड़े हमें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर खुद का जो लोकल प्रोडक्शन है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हमारे खुद की मार्केट के शेयर को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए, फाइनेंशियल फैसिलिटी, और इसके साथ में टेक्निकल सपोर्ट भी देना चाहिए, जिसमें कि टेस्टिंग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और कॉस्ट कैसे रिड्यूस की जा सके कि जिससे कि इंडिया में ही प्रोडक्शन इंश्योर किया जा सके। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, टैरिफ और नॉन टैरिफ जो बैन होते हैं वो क्या होते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं। जैसे कि चाइना अगर कोई चीज़ भेज रहा है तो बहुत सस्ते में भेज रहा है, वो इसलिए कि हम वहाँ पे इंडिया में मार्केट बनाना चाहते हैं तो सस्ते में चीज़ भेज रहा है। तो इंडिया का मार्केट अगर उन सारी इंपोर्ट्स पे डिपेंड करेगा तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी कि भाई लोकल मैन्युफैक्चरर को भी हम थोड़ा सा बूस्ट दें, तो या तो उन पे टैक्सेस लगा देगी, एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके से टैक्सेस जो लगती हैं वो बढ़ा दी गई, या फिर ये कह देगी भाई क्वालिटी वाइज आपके प्रोडक्ट इतने स्टैंडर्ड के नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, कोई और नॉर्म लेकर के आ जाए कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी जो है वो इस तरीके के प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करती है, तो वो नॉन टैरिफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से रोका जा सकता है चाइना को। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे कि गवर्नमेंट को फिर असर्ट करना चाहिए खुद को और फैसिलिटेट करना चाहिए, जिससे कि हम लोकल जो प्रोडक्शन है उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। क्रिटिकल एरियाज़ की बात करें जिनके लिए हम चाइना पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जितनी भी ड्रग्स बनती हैं, फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें एक विग्रस अप्रोच की ज़रूरत है, जिससे कि हम वर्ल्ड के अदर पार्ट से भी हम ये इंपोर्ट कर सके। कहने का मतलब चाइना पे 100% डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। हमें चाइना को वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में भी एक जगह से नहीं करना चाहिए, हमें अलग अलग रिसोर्सेज फिक्स करने चाहिए कि क्या पता किसके साथ में रिलेशन बिगड़, जैसे चाइना के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं तो एपीआईज हम अगर चाइना ही बंद कर दे या हम इंपोर्ट ना करें तो हमारे लिए तो एक क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है ना।
तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाइड रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस को ईजी कर सकती है, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट को और रिड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ में हमें डोमेस्टिक गुड्स और सर्विसेज के लिए एक डिमांड भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। जैसे कि चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड या फिनिश्ड गुड्स, उनको उसकी वजह से हमारे यहाँ इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया, जबकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन के निकला है। तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कारण चाइना रहा है उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है ना, तो रिपीटेडली ये चीज़ ही कही जाती है कि भैया आप एग्रीकल्चर सेक्टर से तो आप रिड्यूस हो रहा है धीरे धीरे, लोग धीरे धीरे अभी अपन ने देखा सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर भी इतना ज़्यादा डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है जॉब की को, तो आप मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। तो वहाँ पर क्या है, आप सेमी स्किल्ड या फिर लो स्किल्ड लेबर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर हाई स्किल दे करके आप एम्प्लॉयबल बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि चाइना को रिप्लेस करने से हमें एक बेनिफिट और हो रहा है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो अभी तक हमने फेस किया है एलपीजी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बावजूद, हम उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। तो ये क्या है कि कोविड-19 से जो रिसेशन आया है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आया है, उसमें भी रिकवरी में हमारी हेल्प करेगा अगर ऐसा हम करते हैं। साथ में ये बोल रहे हैं राइटर कि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं वहां पर हमें हमारी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना की एफडीआई को गवर्नमेंट ने रोकने की कोशिश की, वो एक अपने आप में सही कदम था, क्योंकि चाइना का अगर हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं हैक करने का एक डर बना रहता है। चाइना अपनी डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा और हमें हमारी नेशनल पॉलिसीज़ को इस तरीके से फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेगा जिससे कि चाइना के इंटरेस्ट फुलफिल हो। तो वो जो वल्नरेबिलिटी है वो हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। हमें हमारी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए चाइनीज़ एफडीआई को स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है कि कहीं रिस्क तो नहीं बन रहा। जैसे अभी यूके ने टेलीकॉम सेक्टर में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाइनीज पार्टिसिपेशन को बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि 2027 आते आते जितने भी चाइनीज इक्विपमेंट टेलीकॉम सेक्टर में इंस्टॉल्ड हैं उनको भी हम फेज आउट कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ इंडिया को भी करना चाहिए। टेलीकॉम सेक्टर और पावर सेक्टर ये अपने आप में दो इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जो कि हैकिंग के लिए वल्नरेबल हैं, हैकिंग की जा सकती है। और आजकल तो आपको पता है साइबर वारफेयर भी चलता है। एक दूसरे कंट्रीज़ के मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हैकिंग करते रहते हैं एक दूसरे के सिस्टम को केवल क्रैक करने का एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसमें हमें ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन रीजन्स में हम चाइना से इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाइनीज़ फर्म्स का नए कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्रेश पार्टिसिपेशन हमें रोकना चाहिए, वहाँ पे परमिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंडीशन एक ही कि भाई जब तक बॉर्डर सेटलमेंट नहीं होगा हम आपको यहाँ पर पार्टिसिपेशन में अलाउ नहीं करेंगे। साथ में चाइना का जितना भी इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है उसे भी हमें धीरे धीरे फेज आउट करना चाहिए, जैसे कि यूके ने अपनी बात कही है। तो चाइनीज फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेशन मत दो। इवन सब कॉन्ट्रैक्टिंग जहां पे एक बड़ा इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसके छोटे छोटे कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट, कहने का मतलब चाइना का अगर कहीं पे भी कोई भी लिंक आ रहा है तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दो। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करना चाह रहे हो जम्मू कश्मीर में और वहां पर अगर चाइनीज कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो वो तो सिक्योरिटी के लिए सीरियस इंप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो मिलकर वैसे ही इंडिया को कश्मीर इशू पे घेर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो क्रिटिकल प्रोडक्ट्स हैं आज के टाइम पे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का अपने आप में एक ट्रेंड चल चुका है, तो सोलर पैनल्स हैं या फिर ग्रिड स्टोरेज बैटरीज हैं, इनका हम यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करके मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को एक एश्योरेंस देनी चाहिए कि हम आपके यहाँ से इंडिया में जितनी फॉर्म्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी उनसे हम प्रोक्योर कर लेंगे, और वो भी कॉमर्शियली वाइबल प्राइस कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको घाटा ना हो। साथ में गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो नई फर्म अपनी खुद की लगाना चाहता है उसके लिए लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती उनको अवेलेबल हो, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट को वो रिड्यूस कर सके और उनके लिए बेनिफिशियल हो। देखो सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर तो उसी में काम करता है जहाँ पे उसको बेनिफिट मिले।
तो गवर्नमेंट को ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हार्नेस करके, जैसे लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सप्लाई करके। तो कहने का मतलब ये है, एक रिपीटेड बिड्स होंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट्स के लेकर के रिपीटेड बिड्स होंगी, बोलियां लगेंगी, तो वहां पर एक कंपटीशन वाला अपना एनवायरनमेंट बनेगा, जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। और इस तरीके से हम एक अर्ली ट्रांजिशन ले सकते हैं सेल्फ रिलायंस की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। आगे राइटर ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन है, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो मैक्सिमम जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करते हैं उनमें चाइनीज कंपोनेंट ज्यादा से ज्यादा दिखते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पिछले कुछ सालों में कुछ प्रोग्रेस देखी गई है, जिसमें असेंबली और वैल्यू एडिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं कि हमारे यहीं पर आप असेंबल करना शुरू करो। स्पेसिफिकली बात करें स्मार्टफोन्स में, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हैं कि आप फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग, अब इसमें क्या है, असेंबली और वैल्यू एडिशन अगर इंडिया में होना शुरू हो गई तो अब धीरे धीरे फेज्ड मैनर में हमारे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग को भी हम पिक करवा सकते हैं। इसके लिए हमें चाइनीज प्लेयर्स को कहीं ना कहीं दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखते हो वीवो, ओप्पो, ऐसे करके ये जो कंपनीज हैं ये चाइना में अपना बेस देखती हैं, इन्हीं का तो प्रोडक्शन बढ़ा है। तो कहने का मतलब ये चाइना की जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, हमें हाईलाइट करना होगा इनको, और इनको रोकना पड़ेगा कि भाई आप अपनी सरकार को कहो कि पहले बॉर्डर सेटलमेंट करे, फिर उसके बाद में हम यहां पर आपको इन्वेस्ट करने देना चाहेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर हम अपनी जो चाइनीज वल्नरेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, एक जो पॉपुलर कॉल जो है पब्लिक के अंदर, एक जो टेंडेंसी चल रही है चाइनीज जो प्रोडक्ट है उनको बॉयकॉट करने की, और गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली एप्लीकेशंस बैन की है, ये अपने आप में एक शुरुआत करता है इस डायरेक्शन में। तो राइटर लास्ट में कंक्लूड करते हैं अपनी बात को कहके कि हमें अगर सस्टेन्ड और ग्रेडेड इकोनॉमिक रिस्पॉन्स देते हैं हम अगर चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए, चाइनीज कंडक्ट के लिए, जो उन्होंने बॉर्डर पे अपना एग्रेशन दिखाया है, तो ये चाइना की तरफ से इंडिया की एक विलिंगनेस का सिग्नल जाएगा कि हम ज्यादा कॉस्ट अब बियर नहीं करेंगे। पहले बॉर्डर सेटलमेंट करो, फिर उसके बाद में हमारा मार्केट आपके लिए बिल्कुल खुला है, जैसे कि दूसरे देशों के लिए है। हम एशियन सेंचुरी के लिए साथ में काम करना चाहते हैं और काम कर सकते हैं, पर अगर आपने बॉर्डर सेटल नहीं किया तो देखो भाई, डेस्टिनी तो अचीव हम करेंगे बिना चाइना के, सही क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके से अपना आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है होम एंड द वर्ल्ड। ये आर्टिकल लिखा है एम जगदीश कुमार, ये जेएनयू के वाइस चांसलर हैं। अभी जो वर्ल्ड इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स डिक्लेयर होती है, उसको और इंडियन रैंकिंग सिस्टम को किस तरीके से अपन कंपेयर कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम में कई बार अपने को लिखना पड़ता है, एसेज में भी, जीएस पेपर्स में भी, तो वहाँ पर हेल्पफुल होगा ये आर्टिकल डेफिनेटली। शुरुआत आर्टिकल की ऐसे होती है कि बेस्ट इंडिकेटर जब देखा जाता है यूनिवर्सिटी परफॉर्मेंस का, तो वो देखा जाता है कि लर्निंग आउटकम क्या है, और उस लर्निंग आउटकम का क्या बेनिफिट रहा है, या फिर एजुकेशन का क्या बेनिफिट रहा है स्टूडेंट्स और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ये इंपॉर्टेंट होता है। पर जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सिस्टम जो है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक हवा बना हुआ चलता जा रहा है, जहां पर इन रियलिटीज को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है या कम वेटेज दिया जा रहा है। जहां पर ये रैंकिंग बेनिफिशियल होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटीज क्या करना चाहती है और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, उन चीजों को कहीं ना कहीं साइड में किया जा रहा है। आज केवल मैक्सिमम वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज में एक ऑब्सेशन है कि हम कैसे भी करें और वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में कंसिडर होना शुरू हो जाएं। तो ये अपने आप में एक एनॉइंग थिंग है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में जो एक पोटेंशियल डेंजर है क्या, कि एक तरफ तो ये 100 जो यूनिवर्सिटीज़ है टॉप, उसकी तरफ आप टिल्टेड हो, बाकी वर्ल्ड में और भी तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनके बीच में जो गैप है ये लगातार बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ तो एलीट क्लास हो जाएगी, एक तरफ लो क्लास हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक डेंजर क्रिएट कर देगा एजुकेशन सिस्टम के लिए। अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो भाई वो तो कोलैबोरेट भी फिर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के साथ में करेगी, तो ये एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा जो अपने इंडिया में कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम को लेकर के होता है। तो वही क्लास सिस्टम आपने एजुकेशन में एक तरीके से अप्लाई कर दिया,
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो ये इंटरनेशनल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर की जाती है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये यूनिवर्सिटीज को फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अपने कोर मिशंस को ऑल्टर करो। जैसे कि जेएनयू का यहां पर अपनी खुद की यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दे रहे हैं कि माना जैसे कि जेएनयू जो है वो कुछ अपने जो इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जिन पे फोकस करती है, वहां पर जेएनयू वर्ल्ड की रैंकिंग में अलग अलग इंडिकेटर्स जो जेएनयू के लिए कंसिडरेबल हैं वहां पर 100 से 200 की रेंज में आ जाता है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज है वहां पर जेएनयू को जगह ही नहीं मिलती है। तो आप इस तरीके से कैसे कर सकते हो? रीजन क्या है? क्योंकि जेएनयू जो है वो ज़्यादा डाइवर्स प्रोग्राम्स के अंदर कोर्सेज अवेल नहीं कराता, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ज़्यादा डाइवर्स नहीं प्रोवाइड करता। तो यहां पर इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स शुरू करो जिससे कि आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। जबकि जेएनयू जो है वो प्रीडोमिनेंटली रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देगा, यूनिवर्सिटी लेवल का, ह्यूमैनिटीज पे फोकस होता है ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन को आप डायरेक्ट कर रहे हो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने कोर मिशन को चेंज करने के लिए। तो वो अपने आप में एक लिमिटिंग पॉइंट है इंटरनेशनल रैंकिंग के ऊपर। यहां पर कुछ पॉइंट्स पिक आउट करते हैं कि सबसे पहला कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस कहां पर फेल होती हैं। पहला, परसेप्शन, कि आप किस तरीके का फील लेते हो, किस तरीके का एक्सपीरियंस करते हो। परसेप्शन को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग स्कीम्स में 50% वेटेज दिया हुआ है और एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो समझ सकता है कि परसेप्शन क्या होता है। परसेप्शन बेसिकली एक रिजल्ट होता है बहुत सारी स्टिमुलीज का, जैसे कि नॉलेज, आपको ज्ञान कितना है, आपकी मेमोरी कितनी है, आप कितनी एक्सपेक्टेसी मतलब एक तरीके से आप कितने एक्सपर्ट हो या फिर कितनी लोगों की ज़रूरतों को आप फुलफिल कर पा रहे हो, एक्सपेक्टेंसीज को फुलफिल कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से आप खुद कितना एक ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। और परसेप्शन जो है अगर आप देखो तो इन सारे डेरिवेटिव से, इन स्टिमुलीज के बीच में आप एक कोरिलेशन क्रिएट कर सकते हो क्वांटिटेटिवली। रिलेशन तो आप दे सकते हो पर परसेप्शन को ही आप क्वांटिफाई कर रहे हो तो वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन पैरामीटर नहीं हो सकता, सही पैरामीटर नहीं है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं परसेप्शन को 50% वेटेज दे रहा है। तो अपन देख सकते हैं कि कितना इनएक्यूरेट और अनरीजनेबल कंक्लूजन देखा जा सकता है इन रैंकिंग्स में। साथ में इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो साइटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब साइटेशन क्या होता है कि कभी कोई पेपर, रिसर्च वर्क पेपर पब्लिश होता है किसी जर्नल में, तो वहाँ पर ये रेफरेंस दिया जाता है कि आपको ये पेपर पढ़ने से पहले या आपको ये बेसिक रेफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। अब ये साइटेशन जो है आपने प्राइमरी इंडिकेटर देख रखा है कि हाँ प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है। अब साइटेशन ज़्यादातर किन केसेज में आता है? साइंटिफिक इम्पैक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर साइंस, जनरल इंटरनल मेडिसिन या फिर बायोकेमिस्ट्री, इनसे रिलेटेड इश्यूज पे तो साइटेशन का ज़्यादा काम होता है, जबकि परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन एरियाज में साइटेशन का रोल कम होता है। तो आप कैसे इनको इक्वली ट्रीट कर सकते हो, एक रैंकिंग में कैसे इनको सबको इक्वल रख सकते हो? तो इस तरीके से यहां पर जो लास्ट ये लेटर सब्जेक्ट्स हैं, लेटर कौन से हो गए? परफॉर्मिंग आर्ट्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इनको आपने कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंस दी है। और साइटेशन जो है वो जो साइंटिफिक रिलेटेड जो काम है उनको देख करके आप रैंकिंग दे रहे हो, तो ये तो एक ब्लाइंड स्पॉट है जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स के बीच में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहा है। यूनिवर्सिटी जैसे कि जेएनयू है वहां पर साइंस रिसर्चेस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, इसीलिए वो वर्ल्ड रैंकिंग में कहीं ना कहीं लो आती हैं या फिर टॉप रैंकिंग में अपना स्थान या अपनी जगह ही नहीं बना पाती हैं। जबकि जेएनयू जो है वो इंडिया की सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है एनआईआरएफ के अंडर में। ठीक है, तो इंटरनेशनल रैंकिंग जो है वो रिजिड भी है मेथोडोलॉजी को लेकर के, वो ऑल्टर ही नहीं करना चाहते या फिर नए पैरामीटर्स को ऐड ही नहीं करना चाहते कि किस बेसिस पे पैरामीटर्स को वेटेज देना चाहिए।
कहने का मतलब बहुत रिजिड फंक्शनिंग है। तो इस वजह से क्या होता है कि आप अगर नए मीनिंगफुल या फिर यूनिवर्सली फेयर बेंचमार्क्स को अगर क्वालिटी और परफॉर्मेंस वाइज अगर आप एड ऑन करके उनको वेटेज नहीं दोगे, तो जो एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग रिसर्च हो रही है, आउटकम आ रहा है, तो उसको आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो कहने का मतलब यह है कि डाइवर्सिटीज जो कि प्रिवेल कर रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट रिक्विजिट है। इसको तो अपने को मेंशन करना ही चाहिए। अगर हम इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने ये डिसाइड किया है कि हम आने वाली टाइम पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर पैरामीटर्स को फिक्स करने में ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जाती, नॉन ट्रांसपेरेंट वे के अंदर काम किया जाता है, और वहां पर फिर हमारी इमेज डाउन होती है जबकि हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखो, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आप एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेसिस पे आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक तरफ आप सिविल इंजीनियर को रखते हो, दूसरी तरफ आप बायोलॉजिस्ट को रखते हो, तीसरी तरफ आप लिंग्विस्ट को रखते हो, और चौथी तरफ आप डांसर को रखते हो, और इन चारों को इक्वली ट्रीट करते हो। तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वन साइज कैन नेवर फिट ऑल। वही बात होगी, कैन नेवर फिट ऑल, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड रैंकिंग का ये जो पूरा मेथड है ये अपने आप में खतरनाक साबित हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को आप एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हो। सभी को इक्वल ट्रीट कर लिया, उनका क्या सेंस है, क्या सोसाइटी को मिल रहा है, क्या स्टूडेंट सीख रहे हैं, और क्या लर्निंग आउटकम रहा है अलग अलग डिसिप्लिन्स का, वो आपने कंसिडर ही नहीं किया। तो इस इन इलास्टिक स्टैंस को देखते हुए जो एटीट्यूड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेकर के, तो 70 कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि भाई हम हमारी खुद की नेशनल रैंकिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, लॉन्च करेंगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक करने के लिए। तो इसी लाइन में देखें तो एमएचआरडी का जो कदम है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ, जो 2016 में शुरू हुआ था, इसमें बहुत सारे जो हमारे खुद के कंट्री को, हमारी खुद की डाइवर्सिटीज को देखते हुए बहुत से पैरामीटर्स डिसाइड किए थे, जैसे कि टीचिंग पर परफॉर्मेंस कैसी है, लर्निंग एंड रिसोर्सेज के बेसिस पे, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, ग्रेजुएशन आउटकम क्या है, ऐसे ही आउटरीच और इंक्लूसिविटी, पीयर परसेप्शन के बेसिस पे, कि मतलब डाइवर्स पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया गया है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है एमएचआरडी के द्वारा। जबकि एनआईआर जो इंटरनेशनल रैंकिंग है वो क्या करती है, परसेप्शन को जहां 50% वेटेज देती है, वहीं एनआईआरएफ केवल 10% देती है। तो इस तरीके से आप केवल एक पैरामीटर के बेसिस पे इन चीजों को डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा नहीं कर रही है। शुरुआत में जब 2016 में रैंकिंग डिक्लेयर की गई थी तो 4 कैटेगरी थी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और फार्मेसी। जब 2020 का भी लॉन्च किया गया तो कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल ये भी ऐड ऑन कर दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है, ये शो करती है हमारी एनआईआरएफ कि रैंकिंग मेथोडोलॉजी है वो इनपुट्स के लिए जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इनपुट्स लेने के लिए रेडी हैं, और अपने आप को डाइवर्स करने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए रेडी हैं, जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम करती दिखाई देती है। तो यहां पर राइटर ये बोल रहे हैं कि राइट माइंडेड पर्सन अगर कोई है तो वो कभी भी एनआईआरएफ की रैंकिंग सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारी जो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ है इंडियन एजुकेशनल सिस्टम की, उसको प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है। साथ में इंटरनेशनल और रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो साइटलेस हैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम को देखने में। अगर किसी कंट्री की बात करें जो कि अपने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल सिस्टम पे ध्यान देता है, जिसमें इनोवेशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च ओरिएंटेशन रखता है, कि जिससे कि सोशल गुड कैसे इंश्योर किया जा सके, जिससे कि इंक्लूसिविटी कैसे लाई जा सके, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इंश्योर की जा सके, वहां पर अगर कोई कंट्री ध्यान देता है और उससे अल्टीमेटली सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर देखा जाए तो वहां पर यह साइटलेस दिखाई देती है इंटरनेशनल रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो होना चाहिए, देखो अल्टीमेटली एजुकेशन का टारगेट क्या है,
सोसाइटी को अपलिफ्ट करना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आना, वो चीज़ें ही अगर आप कंश्योर नहीं करोगे तो कैसे आप एक एक्यूरेट रैंकिंग सिस्टम इंश्योर कर सकते हो, जो कि कमी दिखाई देती है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग फ्रेमवर्क्स में। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं कि जो इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खुद से सवाल करना चाहिए कि उनकी क्या तो पोजीशन है, किस तरीके से वो क्वालिटी हायर एजुकेशन दे सकते हैं और क्या वो कर सकते हैं, जिससे कि एक इनोवेटिव अप्रोच बनाई जा सके कि अच्छा फ्यूचर इंश्योर हो इंडिया का और इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो हमें इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, सवालों के जवाब ढूंढने की ज़रूरत है, जिससे कि चेंजेस लाए जा सके और प्लान आउट किया जा सके कि क्या वाकई में नीडफुल है। NIRF जो है वो एक हेल्दी कंपटीशन को स्टिमुलेट करने के लिए अच्छा कदम है। इंडियन एजुकेशनल सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने में ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा और ये कैटलिस्ट भी है, जिससे कि जो हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हम एस्पायर कर रहे हैं उनको हम लोकल यूनिवर्सिटीज़ को भी वहाँ उस लेवल तक अपलिफ्ट कर सकें, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें। तो इस तरीके से आज के अपने 3 आर्टिकल्स यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू।